मैं उत्तर प्रदेश सरकार में बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के पद से सेवानिवृत्त हूं। आज मैं एथिक्स के लोकपाल बिल के बारे में आप सबसे चर्चा करूंगा। लोकपाल शब्द वैसे तो अन्ना हजारे के आंदोलन के समय मुख्य रूप से प्रकाश में आया, लेकिन इसकी अवधारणा विश्व स्तर पर पहले से ही ओम्बड्समैन के रूप में अस्तित्व में आ चुकी थी। यह है कि अन्ना हजारे के आंदोलन ने इसे बल प्रदान किया। प्रख्यात विधिवेत्ता लक्ष्मीमन सिंघवी ने संसद में बोलते हुए कहा था कि हमारे देश की सुस्त और दीर्घकालिक न्यायिक व्यवस्था के कारण और भ्रष्टाचार में लिपटे हुए अस्तबल को साफ करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त बिल का लाया जाना नितांत आवश्यक है। इसको ध्यान में रखते हुए इसे कार्यकारी सूची में शामिल किया गया और भारत सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की। प्रशासनिक सुधार आयोग ने केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त नियुक्त किए जाने की सिफारिश की, जिसके लिए संसद में कई बार यह प्रस्ताव पेश हुआ। लगभग 8 बार लोकसभा भंग हो जाने के कारण यह व्यपगत हो गया। कहने का मतलब यह है कि फलित नहीं हुआ, सिवाय 1985 के बिल को छोड़कर, और वह भी बाद में वापस ले लिया गया। अन्ना हजारे के आंदोलन के फलस्वरूप एक प्रारूप लेखन समिति का गठन किया गया, जिसमें अन्ना हजारे और उनके दल के 4 सदस्य तथा सरकारी सदस्य शामिल थे। विभिन्न राजनीतिक दलों से विचार विमर्श, प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के सुझाव और समिति के सदस्यों के सुझाव के आधार पर लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2011 प्रकाश में आया। इसमें आगे चल के कई संशोधन किए गए और अंतिम रूप से 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया। 1/1/2014 को राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर होने के पश्चात यह उसी दिन से प्रभावी हो गया। अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द मेन प्रोविजंस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल। कंपोजिशन, संरचना। लोकपाल के अंतर्गत एक चेयरपर्सन इसका अध्यक्ष होगा और इसमें 8 सदस्य होंगे, जिनमें 4 सदस्य न्यायिक होंगे और 4 गैर न्यायिक होंगे। प्रश्न यह है कि इसका अध्यक्ष कौन हो सकता है। तो अध्यक्ष होने के लिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति इसका अध्यक्ष हो सकता है। न्यायिक सदस्य सुप्रीम कोर्ट के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश और हाई कोर्ट के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकते हैं। गैर न्यायिक सदस्य के रूप में ऐसे सदस्य की नियुक्ति की जाएगी जो असाधारण योग्यता वाला, भ्रष्टाचार विरोधी कानून के बारे में जानकारी रखने वाला, सतर्कता का ज्ञान रखने वाला और जिसे बैंकिंग, विधि, वित्त, प्रबंधन इत्यादि की जानकारी हो, ऐसा व्यक्ति रखा जाएगा। इसके अंतर्गत यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जो ये रखा जाएगा व्यक्ति, उसे 25 साल का कम से कम अनुभव होना चाहिए। इसमें 50% सदस्य अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और महिला वर्ग से होंगे। एक चयन समिति के आधार पर इनका गठन किया जाएगा। चयन समिति में न्यायिक और गैर न्यायिक सदस्य होंगे। चयन समिति के अंतर्गत प्रधानमंत्री,
लोकसभा में विपक्ष का नेता, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित कोई न्यायाधीश, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा यदि किसी व्यक्ति के नाम पर जो भ्रष्टाचार अधिनियम, सतर्कता, बैंकिंग प्रणाली, नीति निर्माण, वित्त प्रबंधन, कानून प्रबंधन आदि का जानकार हो पर सहमत बनती है तो उसे भी सदस्य बनाया जा सकता है। चयन समिति एक खोज समिति का गठन करेगी जिसमें 7 सदस्य होंगे और यह खोज समिति ऐसे लोगों का पैनल तैयार करेगी, सूची तैयार करेगी जिसके आधार पर चयन समिति का गठन होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि इसका कार्यक्षेत्र क्या है। आइए देखते हैं इसका कार्यक्षेत्र क्या है। इसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री से लेकर ग्रुप डी तक के कर्मचारी शामिल हैं। जब सबसे पहले कोई शिकायत प्राप्त होती है तो लोकपाल और कम से कम 3 आदमी की उनकी पीठ इस बात को देखती है कि क्या आरोप भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के अंतर्गत गंभीर भ्रष्टाचार की प्रकृति का है। अगर ऐसा पाया जाता है तो इसे लोकपाल सतर्कता आयोग को भेज देता है आरंभिक जांच के लिए। लोकपाल इसके लिए एक जांच पक्ष, जांच विंग और एक अभियोजन पक्ष, अभियोजन विंग, प्रोसिक्यूशन विंग का निर्माण करता है और इसके लिए निदेशकों की नियुक्ति करता है। और इस अधिनियम में यह भी प्रावधान दिया गया है कि प्रोसिक्यूशन के लिए या अभियोजन के लिए जो मामले चलाए जाने लायक लगते हैं उसको उस विशेष अदालत में चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री, संसद सदस्य, ग्रुप ए बी के कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, ग्रुप सी और डी के केंद्रीय कर्मचारी, किसी भी सरकारी उपक्रम, निकाय, कारपोरेशन, निगम जो कि केंद्रीय सरकार की वित्त से पोषित हैं, उनके अधिकारी और कर्मचारी भी लोकपाल के परव्यू में, दायरे में आएंगे और उनकी जांच की जा सकती है। जांच का काम एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस या अन्य एजेंसियां जो इन्हें शिकायत प्राप्त होती है, इनमें से किसी के द्वारा भी लोकपाल आरंभिक जांच करा सकता है। आरंभिक जांच के लिए उसे किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आरंभिक जांच कराए जाने के पश्चात वह यह देखता है कि किस कार्यवाही को आगे चलाए जाने की जरूरत है और किसकी जरूरत नहीं है। अगर शिकायत सारगर्भित नहीं है, आधार युक्त नहीं है, तो उसे प्रथम दृष्टया आरंभिक जांच के उपरांत बंद कर दिया जाता है। और यदि शिकायत सारगर्भित है, भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के अंतर्गत गंभीर प्रकृति की है, तो उसे चलाने के लिए लोकपाल सीबीआई को जांच के लिए कह सकता है, ईडी को जांच के लिए कह सकता है या अन्य किसी एजेंसी को जांच के लिए कह सकता है। और सीबीआई को अपनी जांच 6 माह में पूरी करके देनी होती है।
जब यह जांच रिपोर्ट आ जाती है, इसके बाद लोकपाल और कम से कम उसके 3 सदस्यों की पीठ इस पर विचार करती है और 3 संभावनाएं उभर कर सामने आती हैं। एक, यदि हल्के और आधारहीन प्रकृति का आरोप है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। दूसरा, यदि गंभीर प्रकृति का आरोप है तो उसके लिए सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी से फिर एक जांच कराई जाएगी, गहन जांच, और उस जांच के आ जाने के उपरांत लोकपाल उसे विशेष अदालत में अभियोजन के लिए प्रस्तुत करने को कह सकता है। अभियोजन की जब कार्रवाई होती है तो संबंधित व्यक्ति को भी मौका दिया जाता है अपनी बात रखने का, या उसके जो सक्षम अधिकारी हैं उनकी भी इस पर टिप्पणी दी जाती है। तत्पश्चात अभियोजन की कार्रवाई होती है और अभियोजन की कार्रवाई के दौरान विशेष अदालत की मंजूरी से भ्रष्ट कर्मचारी की संपत्ति कुर्क कर ली जाती है। विशेष अदालत द्वारा यदि वह दोष मुक्त सिद्ध हो जाता है तो उसे उसकी संपत्ति वापस कर दी जाती है, अन्यथा यह केंद्रीय सरकार द्वारा जब्त कर ली जाती है। अब एक प्रश्न यह भी सामने आता है कि कौन कौन से सदस्य ऐसे हैं जो लोकपाल या उसके सदस्य नहीं बन सकते। तो इसके अंतर्गत संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य, किसी निकाय या कारपोरेशन के सदस्य, 45 साल से कम उम्र के व्यक्ति, नैतिक चरित्र दोष के अपराधी, किसी लाभ के पद पर कार्यरत केंद्रीय कर्मचारी या कोई व्यक्ति, या किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति, या किसी कारोबार से लगा हुआ व्यक्ति इसके सदस्य अध्यक्ष नहीं हो सकते। इसी प्रकार सरकार के वित्त से पोषित उपक्रम जिनकी वार्षिक आय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट धनराशि से अधिक है, ये अध्यक्ष और सदस्य भी इसके दायरे में आएंगे। या कोई ऐसी समिति और संगठन जो किसी विदेशी चंदे से, जो कि 10 लाख या 10 लाख से अधिक का है और वार्षिक आय इससे अधिक होती है, उसके सदस्य भी इसमें आ जाएंगे, जांच के दायरे में आ जाएंगे। अब एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि वे कौन कौन से मामले थे जो विवादास्पद थे और जिन पर मतैक्य का अभाव था, जिन पर मतभेद था। तो पहला मुद्दा तो प्रधानमंत्री का था। कुछ सदस्य यह चाहते थे कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से मुक्त रखा जाए। इनकी संख्या अधिक थी। अन्ना हजारे और उनका दल चाहता था कि प्रधानमंत्री को भी लोकपाल के दायरे में लाया जाए। एक तीसरा बीच का रास्ता यह अपनाया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, अंतरिक्ष ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, पब्लिक ऑर्डर, राष्ट्रीय हित के बिंदुओं को छोड़कर अन्य बिंदुओं की जांच लोकपाल प्रधानमंत्री के परिप्रेक्ष्य में कर सकता है। और इसी बात की को अधिनियम में स्थान भी दिया गया। जहां भी राष्ट्रीय हित या राष्ट्रीय सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर, अंतरिक्ष, पारमाणविक ऊर्जा इत्यादि का संबंध होगा, वहां पर प्रधानमंत्री को जांच की
परिव्यू में नहीं लाया जाएगा, और इससे इतर जो बिंदु हैं उन पर उसकी जांच की जा सकती है। अब यह जांच होगी कैसे और इसके लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो प्रधानमंत्री की जांच के लिए लोकपाल समेत संपूर्ण पीठ का इस पर विचार करना आवश्यक है, और उनमें से कम 2/3 सदस्यों की मंजूरी होना आवश्यक है। इसके उपरांत जब जांच प्रारंभ की जाती है तो जांच एकांत में की जाती है, और यदि पाया जाता है कि प्रधानमंत्री पर लगाया गया आरोप निर्मूल है तो उसका प्रकाशन नहीं किया जाता है और उसे किसी को उपलब्ध नहीं कराया जाता है। इसके बाद प्रश्न आता है कि मंत्रीगण और सांसद सदस्य, इनके कार्य, आचरण, व्यवहार जो संसद में किए जाते हैं, क्या वे भी इसके परिव्यू में आएंगे? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 105(2) के तहत वे अपने कार्य, आचरण, व्यवहार के लिए संरक्षित हैं, जो वे संसद में करते हैं। लेकिन अन्ना हजारे और उनके दल के सदस्यों का मानना था कि इनको भी जांच के परिव्यू में लाया जाना चाहिए, और यदि 105 अनुच्छेद का तात्पर्य भ्रष्टाचार युक्त भाषण देने से है, भ्रष्टाचार युक्त कार्य करने से है, भ्रष्टाचार युक्त आचरण करने से है, तो अनुच्छेद 105 में बदलाव किया जाना चाहिए। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 105(2) भ्रष्टाचार का अनुरक्षण नहीं करता, और इसका एक ज्वलंत उदाहरण यह है कि जब पैसा लेकर लोकसभा में प्रश्न पूछने के बिंदु पर 11 सदस्यों को निकाल दिया गया तो वे लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी याचिका खारिज कर दी गई, उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिली। तो हम कह सकते हैं कि यह अनुच्छेद भ्रष्टाचार का अनुरक्षण नहीं करता। इसके बाद एक और बिंदु पर मतभेद था, ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों का। यहां यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि जहां तक सेना के कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रश्न है, तो वे अपने अंतर्गत नियमित विनिर्दिष्ट कानून के द्वारा गवर्न होते हैं, इसी से उनका दंड, प्रोन्नति सब कुछ निर्धारित होता है, इसलिए उसको इसके दायरे में नहीं लाया गया। ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को इसके परिव्यू में लाया जाए या नहीं, इस पर अधिकांश लोगों की राय यह थी कि इसको न लाया जाए, क्योंकि सन 2011 के आसपास जिसमें ग्रुप ए और बी के कर्मचारियों की संख्या 7 लाख के करीब थी। यद्यपि कि ए, बी, सी और डी चारों स्तर के अधिकारी कर्मचारी इसके परिव्यू में लाए गए, लेकिन मुख्य रूप से लोकपाल ए और बी के मामलों की जांच के लिए अभियोजन या जांच पक्ष इत्यादि का अवलंबन लेगा, और जहां तक सी और डी के कर्मचारियों की बात है तो इनको वह सतर्कता आयोग को संप्रेषित कर सकता है, और सतर्कता आयोग इस पर अपने स्तर से निर्णय ले सकता है। यह एक व्यवहारिक दृष्टिकोण था, जिससे कि लोकपाल के ऊपर अतिरिक्त बोझ भी न पड़े और कार्य भी सुगमता से चले। कुछ सदस्यों का यह भी विचार था कि न्यायपालिका को इससे स्वतंत्र रखा जाए, या न्यायपालिका को भी लोकपाल के परिव्यू में लाया जाए। बहुत से लोगों का विचार यह था कि भारत में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका
से अलग सर्वोच्च है, अतः उसको इसके दायरे में न लाया जाए। जबकि अन्ना हजारे और उनका गुट ये चाहता था कि न्यायाधीशों को भी, न्यायालयों को भी जांच के दायरे में लाया जाए। संविधान का अनुच्छेद 50 इस बात की स्पष्ट व्यवस्था देता है कि न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र होगी। और इसी संविधान के अनुच्छेद 235 में यह भी वर्णित है कि उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों के कर्मचारियों अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। इसलिए इनको इसके परव्यू में नहीं लाना चाहिए और यही अधिनियम में किया गया। न्यायपालिका को सर्वत्र स्वतंत्र रखा गया। हालांकि एक अलग से राष्ट्रीय आयोग बनाने की बिंदु पर विचार विमर्श हुआ तथा यह कहा गया कि कोलोजियम सिस्टम वर्तमान में पारदर्शी नहीं रह गया है, इसीलिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किया जाए और इस संबंध में एक प्रस्ताव भी प्रस्तावित किया गया। एक बिंदु विवाद का यह भी था और मतभेद का कि लोकपाल राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति कैसे करेगा, क्योंकि लोकपाल को राज्यों में नियुक्ति का अधिकार नहीं है। यह राज्य का विषय है और राज्य ही लोकायुक्तों की नियुक्ति कर सकते हैं। अन्ना हजारे और उनके दल के उनके साथियों का यह मानना था कि लोकपाल बिल में ही एक अध्याय लोकायुक्तों का हो और उसी के तहत राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया वर्णित हो। अब इसमें एक समस्या यह आई कि यदि लोकपाल लोकायुक्तों की नियुक्ति करता, लोकपाल लोकायुक्तों की नियुक्ति नहीं कर सकता, राज्यों को करना है, तो इसमें एक समस्या और विसंगति यह आई कि सभी राज्यों के ढांचे, पद्धतियां, नियुक्ति का तरीका अलग अलग होगा और उसमें एक रूपता नहीं रहेगी। इसके लिए यह सजेशन दिया गया, सुझाव दिया गया कि लोकपाल अधिनियम में ही एक चैप्टर जोड़ा जाए और इसमें यही अधिनियम में किया भी गया और इसके अंतर्गत यह कहा गया कि इस बिल के पारित होने के 1 साल के अंदर राज्य सरकारें अपने यहां एक निकाय की स्थापना करेंगी जिनका उद्देश्य होगा प्रदेश के भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों तथा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों का निराकरण करना। इसी के साथ आज की बात समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।